आप सभी का मोस्ट वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेमा सारदी यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग सेंटर में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th के बच्चों का जो मॉडल सेट है जारी कर दिया गया है और हमने हिंदी का जो 30 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे हमने उसका सोल्यूशन भी आप सभी को करवा दिए हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग करेंगे इसके सब्जेक्टिव को। प्यारे बच्चों, यहाँ हम लोग जो सब्जेक्टिव जो करने वाले हैं, हम लोग जो सब्जेक्टिव करने वाले हैं बच्चों, पता है कैसे करेंगे? सारे प्रश्न को हम लोग सारे के सारे प्रश्न को बच्चों हम लोग ट्रिक से करेंगे। हाँ सर, ट्रिक से करेंगे। आपने पूरे यूट्यूब पे खोज लिए होंगे, पूरे यूट्यूब के टीचरों से पढ़ लिए होंगे, लेकिन अब जो आप हमसे जो पढ़ेंगे, हमारे चैनल के माध्यम से जो पढ़ेंगे, सबसे हटकर रहने वाला है। हम जो है ना, आप हमें पाइएगा हमसे हमेशा सबसे अलग। आप हमारे चैनल पर जब आते हैं ना, तो रट्टा मारने के लिए भूल जाते हैं। यहाँ सारे चीजें, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह सोशल साइंस हो, हम सारे चीजें ट्रिक से पढ़ाते हैं, चाहे वह सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। तो चले हम लोग डायरेक्ट चलते हैं बच्चों, कहाँ पे? सब्जेक्टिव प्रश्नों पे, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया था। तो बच्चों, आप सबसे पहले तो सभी लोग सिलेबस समझ गए होंगे। सिलेबस को समझने में किसी बच्चे के पास कोई डाउट तो नहीं ना होगा? नहीं सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 आप सबों के सामने प्रस्तुत है बच्चों। प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? पहले बच्चों, आप सभी को पता है कि यह चैप्टर जो है हिंदी पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर यानी पद से लिया गया है, जिसके कवि का नाम है सूरदास। जिनके कवि का नाम है सूरदास। प्यारे बच्चों, जब हम किसी को उल्हाने देते हैं तो उसको हम तरह तरह के गाली देते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को, अगर कोई लड़की है तो उसको बोलते हैं कालिया, तो काली, मोटी, कुत्ती, गधी बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार उद्धव जो है ना, उद्धव की व्यवहार की तुलना जो है किसी से की गई थी। जिसे हम लोग कहते हैं कि तुम सुअर जैसे करते हो, कुत्ते जैसे करते हो, है ना, तुम बकरी से बोलती हो, इस तरह की चीजें जो है, तो वही बातें उद्धव के पास भी हुआ था। तो उद्धव की जो तुलना की गई थी, किस किससे की गई थी? तो सही जवाब होगा उद्धव के व्यवहार की तुलना चिट्टी, तेल की गागरी, काले भोरे और कमल के पत्ते से की गई है। सभी बच्चे लिख लेंगे ना? ऐसा लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि गरज कर बरसने के लिए क्यों कह रहा है? गरज गरज जो है ना बच्चों, ये उत्साह का प्रतीक है। ये उत्साह का प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? विद्रोह का प्रतीक है। उत्साह और विद्रोह का प्रतीक है। तो आंसर लिखेंगे, उत्साह कविता में कवि गरज कर बरसने के लिए किस लिए कह रहा है? क्योंकि गरजना उत्साह एवं विद्रोह का प्रतीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33। तो प्रश्न है बच्चों, बच्चों की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी इसमें बताना है आपको कि जब बच्चे हंसते हैं, जब बच्चे के चेहरे पर मुस्कान होती है, तो कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कवि को कैसा लगता है? जवाब लिखेंगे। और बच्चों, जब बच्चे हंसते हैं ना, तो दुश्मन से दुश्मन व्यक्ति हित हो जाते हैं। कोई व्यक्ति कितनों क्यों ना क्रोधित हो, लेकिन जब उसके सामने एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, तो उसका जो क्रोध होता है वह शांत हो जाता है। होता है ना? तो यही चीजें को हम लोग यहाँ भी लिखेंगे। तो बच्चों की तंदुरुस्त मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चों की मुस्कान बहुत मनमोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देती है। आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर अथवा जसपाल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम बताइए। आपको बताना है गिरजा कुमार माथुर या तो फिर जसपाल की किन्हीं दो दो रचनाओं के नाम, दो में से किन्हीं एक का बताना है। तो हम आपको बता दे रहे हैं गिरजा कुमार माथुर का। तो जवाब लिखेंगे कि गिरजा कुमार माथुर की दो रचनाओं के नाम।
पहला लिखेंगे छाया मत छूना और दूसरा लिख देंगे मैं वक्त के सामने हूं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। जब हम आप लोगों को हिंदी के चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा पढ़ाए थे, उसमें कहानी बताए थे हम एक मूर्ति के बारे में आपको बताए थे कि उस एक चौराहा था, वहां पे जो मूर्ति बनाई गई थी नेताजी का, उस मूर्ति का बनाने का जो जिम्मा था वो नगर पालिका के पास था। और नगर पालिका मूर्ति बनाने का काम एक नजदीकी टीचर यानी शिक्षक को दिया गया था, जिनका नाम था मोतीलाल, है ना, मोती लाल था। तो बच्चों आप आसानी तरीके से इसका जवाब लिख सकते हैं ना कि नेताजी की मूर्ति का निर्माण नगर पालिका ने करवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी होती थी। बच्चों बाल गोविंद भगत की जो टोपी थी वह कबीर पंथी की तरह होती थी। किसकी तरह, कबीर पंथी टोपी पहना करते थे, है ना। तो लिखेंगे बाल गोविंद भगत की टोपी कबीर पंथी की तरह होती थी। अगला है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा था। आंसर लिखेंगे जसपाल द्वारा। यह जो चैप्टर है इनके रचिता जो हैं, इनके जो लेखक हैं वह जसपाल जी हैं। कौन है, यशपाल जी हैं। तो लिखेंगे जसपाल जी द्वारा लिखित लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने सेकेंड क्लास का टिकट इसलिए खरीदा था क्योंकि उन्हें आराम से यात्रा करनी थी और एकांत में रहना था। यानी वे सोच रहे थे कि हम सेकेंड क्लास में जाएंगे, वहां पे ज्यादा भीड़ नहीं होगी, हम आराम से क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, है ना। आगे चलते हैं। तो प्यारा सा प्रश्न है कि परिमल क्या है। कि बच्चों परिमल क्या है, तो बता दीजिए जल्द से परिमल क्या है। तो जवाब लिखेंगे परिमल एक साहित्य संस्था है। परिमल जो है एक साहित्य संस्था है जिसकी शुरुआत इलाहाबाद में हुई थी। बच्चों ये सारे के सारे 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, तो हम लोग बिल्कुल सटीक में और सरल भाषा में सटीक शब्दों में लिखेंगे, है ना। सभी की सजावट अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब चलेंगे हम लोग 3 नंबर वाले प्रश्न की ओर, जो टोटल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का, 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न है मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात कही जा रही है। बच्चों एक बात गौर कीजिएगा, जब कोई व्यक्ति कोई लड़का या कोई गर्ल्स कहीं लव के चक्कर में पड़ता है तो ये अपनी दुख को किसी के सामने बता नहीं पाते हैं, है ना, किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब वही प्रेमी प्रेमिका उसे छोड़कर चल जाते हैं तो वे कहीं ना घर का ना घाट का बचता है। तो सेम कंडीशन किसके बीच, गोपियों और श्री कृष्ण के बीच हुआ था। तो यही बात को तो यहाँ लिखना है। प्रश्न क्या है कि मर्यादा लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात की जा रही है। तो लिख देंगे मर्यादा ना लही के माध्यम से श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है ना। आगे चलते हैं। तो प्रश्न है आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। जवाब लिखेंगे कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को ऐसा इसलिए कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी के बाद ससुराल में उसके भविष्य के लिए चिंतित है। वे अपनी बेटी जब ससुराल जाएगी तो उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। वे अपनी बेटी को आने वाली चुनौतियों के लिए सचेत कर देना चाहती है। बच्चों जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी जो माता होती है थोड़ी सी चिंतित होती है, क्योंकि उन्हें सारे चीजें पता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने मायके से चलकर ससुराल जाती है उन्हें सभी उन्हें नए नए चीजों से सामना करना पड़ता है। तो उनकी माता को पता है कि उसके पास किस किस तरह की समस्याएं
आ सकती है। इसलिए उन्हें कहा कि तुम लड़की हो पर अपने आप को लड़की जैसी मत दिखाई देना, है ना। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। बच्चों, आप सभी फिल्म देखते होंगे सॉरी, आप सभी फिल्म देखते होंगे। अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म है पुष्पा 2 जो पूरी ट्रेडिंग कर रही है। क्या पता है जो पुष्पा 2 के जो नायक हैं, जो हीरो हैं, क्या खुद से उन्होंने स्टोरी क्रिएट किया है? नहीं, उसके पीछे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आप जब किसी के गाने सुनती होंगे तो देखते होंगे कि एक व्यक्ति जो गाना गा रहा है उसके पीछे तबला बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, है ना, सितार बजाने वाले, साथ ही साथ दोहराने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो वही तो संगतकार होते हैं सर, वही तो उनके सहयोगी होते हैं, है ना। तो जवाब कैसे लिखेंगे? जवाब लिखेंगे मंगलेश डबराल जी ने संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने मुख्य कलाकार के सहयोगियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं। जब कोई संगतकार फिल्म, नाटक, वाद्य यंत्र में कार्य करते हैं तो मुख्य कलाकार पर्दे के आगे और सहयोगी पर्दे के पीछे रहकर उसके आवाजों को मिलाते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और अगर प्यारे बच्चों अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वास्तव में मुझे आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है। अब प्यारे बच्चों अगले प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? जवाब क्या लिखेंगे? यानी वह जो बूढ़ा लंगड़ा था ना, वह कोई पुलिस वुलिस नहीं था, लेकिन लोग कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति जो थी ना, कूट कूट कर भरा था। जवाब लिखेंगे सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाला एक बहुत बूढ़ा मरिया सा लंगड़ा आदमी था जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह गांधी टोपी पहनता था, काले रंग का चश्मा लगाता था। उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? यानी भगत की जो पुत्र वधु की जो पतहू थी वह चाहती थी कि हम इनके साथ रहें, बुढ़ापे में इनको खाना कौन देगा, हम इनकी सेवा करें, है ना। तो जवाब लिखेंगे भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के बुढ़ापे में वह उनका एकमात्र सहारा थी और वह उन्हीं के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान को काशी का नया हीरा क्यों कहा जाता है? जवाब कैसे लिखेंगे? तो प्यारे बच्चों, बिस्मिल्लाह खान जो है ना, उनका जुराब जो है काशी से था, इसलिए उसे काशी की दुनिया में, डुबराव की दुनिया में, या तो कहे काशी के नयाब के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों जवाब लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खान को काशी का नयाब हीरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे काशी के साथ एक खास जुड़ाव रखते थे। क्या करते थे? एक खास जुड़ाव रखते थे। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक क्यों काटी गई थी? तो हम कह सकते हैं जॉर्ज पंचम की जो नाक काटी गई थी बदला लेने के लिए काटी गई थी। नाक काटना का मतलब होता है किसी की इज्जत लेना, बेइज्जती करना। तो जवाब लिखेंगे जॉर्ज पंचम की नाक किसी भारतीय देशभक्त ने अपने ऊपर किए गए अत्याचार का बदला लेने के लिए काटी थी। अगला प्रश्न है, गंतोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? आंसर लिखेंगे गंतोक को मेहनत काश बादशाहों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी क्या रहते हैं? मस्त रहते हैं। अगला प्रश्न है, अब प्यारे बच्चों ये प्रश्न है 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए गुरुजी?
5 नंबर के लिए हमने आपको एक क्लास करवाए थे, जिस क्लास का नाम था पत्र या आवेदन पत्र कैसे लिखें। क्या आपने उस क्लास को देखे थे? एस या नो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। हमने आपको टोटल 13 लेटर बताए थे, पत्र और आवेदन पत्र दिए थे, और उन्हीं में से एक पत्र ये भी है जो पूछा गया है। हमने पूरी अच्छी तरह से वहां पे पत्र और आवेदन पत्र लिखने के लिए सिखाए थे, है ना? सभी को याद होगा। प्रश्न क्या है ये देख लीजिए। आपके मोहल्ले में गंदगी का अंबार लग गया है, जिसे हटाने के लिए एक अनुरोध पत्र किसको लिखिए? नगर निगम को लिखिए। तो जवाब कैसे लिखेंगे ये देखिए। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग अपने कॉपी के बाएं साइड में लिखिए, सॉरी दाएं साइड में लिखिएगा परीक्षा भवन। यहाँ पे लिखिएगा परीक्षा भवन, उसके नीचे डेट लिख दीजिएगा। नीचे आइएगा और लिखिएगा सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी गिरिडीह नगर निगम। विषय मलेरिया से बचाव हेतु, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं गंदगी से बचाव हेतु, गंदगी की साफ सफाई के लिए। नीचे लिखेंगे महोदय, फिर लिखेंगे इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान चत्रों के आसपास की गंदी नालियों से उत्पन्न मच्छरों के भयंकर प्रकोप की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बरसात तो बरसात ही है, अन्य मौसमों में भी इस घनी आबादी वाले क्षेत्र की नालियों गंदे जल से भरी रहती है। जमा हुआ पानी मच्छरों की संख्या में तीव्र गति से वृद्धि करता है। अतः आपसे निवेदन है कि इस क्षेत्र की सफाई के साथ ही साथ मलेरिया निरोधक दवाइयों के छिड़काव की अविलंब व्यवस्था कराई जाए, ताकि हम नगरवासी एक स्वस्थ जीवन जी सके। पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर तत्काल कदम उठाकर हमें क्या करेंगे? अनुग्रहित करेंगे। फिर कॉपी के दाहिने साइड पे लिखेंगे आपका विश्वासी, और अपना नाम क ख ग यहाँ पे बच्चों लिख देंगे। क्या सभी के डाउट क्लियर हो गए सर? एस या नो जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, साबुन बनाने वाली एक कंपनी, साबुन बनाने वाली एक कंपनी की ओर से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। जैसे अब सुबह सो के उठते होंगे, आप सुनते होंगे 100 में 3 किलो निरमा ले जाइए, है ना? जिद्दी से जिद्दे मेल को छुड़ाए, है ना? सुनते होंगे, तरह तरह के विज्ञापन सुनते होंगे। टीवी में फेयर लवली, होल्डर शोल्डर, क्लिनिक प्लस शैम्पू का प्रचार सुनते होंगे, सिगरेट बीड़ी तंबाकू का प्रचार सुनते होंगे। तो उसी के तरह आपको भी एक प्रचार करना है। किसके इस बारे में सर? तो साबुन बनाने वाली कंपनी के लिए। तो कैसे करेंगे? तो एकदम सजा कर सुंदर शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे सबसे पहले एक आराम से बॉक्स बना लीजिएगा कॉपी में। बॉक्स बनाने के बाद लिखेंगे कुछ साबुन का नाम दे दीजिएगा। हमने साबुन का नाम दिया है विनय साबुन। आप चाहे तो डव लिख सकते हैं, आप चाहे तो लक्स लिख सकते हैं, आपका जो मन है लिख सकते हैं। विशेषताएं लिखिएगा, नहाने का खुशबूदार साबुन, सस्ता एवं अच्छा, त्वचा फ्रेंडली, कीमत बजट में, है ना? रूप का राज, 4 साबुन के साथ एक साबुन फ्री। साबुन का एक फोटो बना पाइएगा बना दीजिएगा। प्राप्त करने का स्थान सभी किराना जनरल स्टोर्स। तो बच्चों इस तरह विज्ञापन लिख लीजिएगा। अगर आप इस तरह विज्ञापन लिखते हैं ना, तो आपको आपको 5 नहीं तो 4 से 5 नंबर गारंटी आप सभी को मिलेगा। अगला प्रश्न है, माता का अंचल पाठ में बचपन की कैसी तस्वीर बनती है? जवाब लिखेंगे, माता का अंचल पाठ में बचपन की तस्वीर निम्न प्रकार की बनती है। पहला, इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण संस्कृति के बच्चों के बचपन का चित्रण किया है। दूसरा पॉइंट, इस पाठ में बच्चों के स्वच्छंद बचपन का वर्णन है। पाठ में बच्चों के सरल और निश्चल स्वभाव का पता चलता है। इसी प्रकार पॉइंट लिखेंगे। अगला प्रश्न है, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड के
क्या गुण होते हैं? आंसर लिखेंगे, एक कुशल गाइड के निम्नलिखित गुण होते हैं। जो जीते नार्गे में सभी गुण क्या थे? विद्यमान थे। पहला लिखेंगे, एक गाइड अपने देश व इलाके के कोने से कोने वाली भांति परिचित होते हैं, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उसे वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु व इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों के उत्तर देने में क्या हो? सक्षम हो। चौथे पॉइंट, एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक अमतीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। पांचवें पॉइंट में लिखेंगे, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके, वह अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। इसी प्रकार छठे पॉइंट में लिखेंगे, एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक, यानी बोलचाल अच्छा होना चाहिए, प्रेमता होनी चाहिए। इसमें पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि भी बनी रहती है। इसके बाद सातवें पॉइंट में लिखेंगे, वहां के जनजीवन की दिनचर्या से अवगत कराएं। रास्ते में आए प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराएं। वह यात्रियों को रास्ते में आने जाने वाले दर्शनीय स्थलों का जानकारी देता रहे। प्यारे बच्चों, आप कम से कम 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 4 से 5 नंबर मिल जाएंगे। अब एक और प्रश्न है कि दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखिए। हमने दोनों निबंध पहले से करवा कर रखे हैं, है ना। इसका सॉल्यूशन ग्रुप में दे दिए थे, प्लस वीडियो भी बनाए थे। जो बच्चे नहीं देखे हैं देख सकते हैं। किन्हीं बच्चों को अगर पीडीएफ चाहिए हमसे संपर्क करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हम लोग विज्ञान अभिशाप या वरदान के ऊपर, विज्ञान अभिशाप या फिर वरदान के ऊपर लिखेंगे। तो इसके बाद लिखेंगे, सबसे पहले भूमिका लिख के डैश कीजिएगा। सबसे पहले भूमिका लिख के क्या कीजिएगा सर? भूमिका लिख के डैश कीजिएगा और लिखिएगा कि आज का युग विज्ञान का युग है। आज के वैज्ञानिक युग ने मनुष्य के जीवन में बहुत ही प्रभाव उत्पन्न किया है। आज मनुष्य के जीवन में जितनी भी गतिविधियां हो रही है वो सब विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाई है। आज के समय में पुराने रहस्यों को भी खोज लिया गया है। आज विज्ञान की वजह से ही आकाश की ऊंचाइयों से लेकर पाताल की गहराइयों को नापना संभव हो गया है। विज्ञान की वजह से मनुष्य जीवन हर तरह से बदल गया है। विज्ञान की वजह से ही मनुष्य आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाया है। विज्ञान सुखों के लिए दुख से जुड़कर उसे वरदान और अभिशाप दोनों की तरह प्रस्तुत हुआ है। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो भूमिका में आप क्या कीजिएगा, विज्ञान के बारे में आप जो जो चीजें जानते हैं उन्हीं चीजों को लिख दीजिएगा, है ना। आप जो जो चीज जानते हैं यानी विज्ञान से में क्या फायदा है आप उसको भर के लिख के भर दीजिएगा। इसके बाद फिर से नीचे लाइन उतरिएगा और लिखिएगा जरा सा हेडिंग बनाकर कि विज्ञान का अर्थ। क्या लिखिएगा सर? विज्ञान का अर्थ। और अब आपको इसमें लिखना है कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। तो लिखिएगा, विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात किसी वस्तु या विषय के बारे में, विशेष और व्यवस्थित ज्ञान होना, है ना। जब किसी के पास विशेष ज्ञान होता है तभी विशेष काम किए जाते हैं। विज्ञान शब्द दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में भी अर्थ दे सकता है, क्योंकि किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान होना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। फिर लिखेंगे हम लोग पैराग्राफ को चेंज करके, आज तक जो भी तरह तरह के आविष्कार और खोज हुए हैं वे सब विज्ञान के ही परिणाम थे। विज्ञान का हमारे जीवन में इतना महत्व हो गया है
कि हम सोते जागते विज्ञान के आविष्कारों को अपने पास देखते हैं और उन्हें प्रयोग में लाते हैं। आज के समय में जिस मनुष्य के पास विज्ञान है उसका जीवन क्या है, सभ्य है। लेकिन जिसके पास विज्ञान नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। विज्ञान ने अपने बल पर पूरे संसार को एक परिवार बना दिया। आज के समय में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इसके उपकरण उपलब्ध ना हो। यानी बच्चों, कुल मिलाकर आपको विज्ञान के बारे में 4 से 5 लाइन में लिख देना है। थोड़ा राइटिंग से लिखने का प्रयास कीजिएगा ताकि कॉपी एग्जामिनर जो होती हैं उनको दूर से ही सारी चीजें स्पष्ट तरीके से दिख जाए। अब हम लोग बात करेंगे सर विज्ञान के लाभ के बारे में। तो विज्ञान की वजह से मनुष्य जीवन आज बहुत ही सुखमय हो गया है। विज्ञान की वजह से हम लोगों का जो जीवन है बहुत ज्यादा सुखमय हो गया है। आज के समय में विज्ञान मनुष्य के जीवन से जुड़ गया है जिसके बिना मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। विज्ञान ने मनुष्य के जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए बहुत से आविष्कार किए हैं। जैसे खेती को सरल बनाने के लिए हेकर, ट्रैक्टर और कंपाइन जैसी मशीनें, घरेलू कामों को सुखमय बनाने के लिए प्रेस, फ्रिज, मिक्सी जैसे मशीनों का आविष्कार किया है ना। कोई ऐसा समय था जब लोगों के अकाल से मरने की खबर को बहुत सुना जाता है, लेकिन विज्ञान की वजह से आज के समय में शायद ही कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती है जिसमें लोग भूख से मरते हैं। पहले लोग पेड़ सॉरी पहले लोग पेड़ पौधों की पत्तियों और जानवरों की खाल से अपने शरीर को ढकते थे, लेकिन आज के समय में सभी के पास अपने शरीर को ढकने के लिए क्या है, कपड़े हैं। पहले लोग प्लेग, मलेरिया, डेंगू, हैजा जैसी बीमारियों से ग्रस्त होकर मर जाते थे, लेकिन आज के समय में विज्ञान ने इस सब बीमारियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। विज्ञान की वजह से हमारे दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं का भी आयोजन हो पाया है। आज के समय में दुश्मनों ने अपनी रक्षा करने के लिए बहुत से साधन उपलब्ध हैं। आज के वैज्ञानिक युग में हमारे लिए सुई से लेकर बड़े बड़े जहाजों, ट्रेनों, विमानों और कृत्रिम गृह तक बनाए जा चुके हैं। इन सब का उपयोग हम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग विज्ञान का प्रयोग। किसका प्रयोग, विज्ञान का प्रयोग। तो लिखेंगे विज्ञान का प्रयोग हर क्षेत्र में किया जाता है। आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर विज्ञान का प्रयोग नहीं होता है। विज्ञान के साधन को हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। मानव जीवन के क्षेत्र में विज्ञान एक वरदान की तरह है जिसे वह अपने जीवन में प्रयोग करता है। कहाँ प्रयोग करते हैं सर, तो संचार के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, है ना। संचार में मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, तार हो गया। इसके बाद सर दैनिक जीवन में करते हैं। आज की विज्ञान की वजह से मनुष्य की दैनिक जिंदगी और अधिक सुखमय हो गया है। जैसे हम लोग कपड़े धोने के लिए कपड़े वॉशिंग मशीन का, प्रेस करने के लिए प्रेस मशीन का, भोजन पकाने के लिए सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में सर्दी महसूस करना, गर्मियों में ठंडा पानी करना जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो पाई है। विज्ञान की वजह से ही सर्दी और गर्मी दोनों से ही हमारी रक्षा होती है। आज की सारी औद्योगिक प्रगति इस पर निर्भर करती है। अब लिखेंगे वरदान के रूप में। तो विज्ञान एक वरदान लिखेंगे, विज्ञान एक वरदान होता है। विज्ञान उस नौकर की तरह होता है जिससे मनुष्य कुछ भी करवा सकता है और आवश्यकता के अनुसार उसके साथ कुछ भी कर सकता है। आज के मनुष्य का पूरा जीवन विज्ञान के वरदानों के आलोक से ही तो आलोकित
हैं। तो अब सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी काम करते हैं वे सब क्या है, सब विज्ञान के साधनों की वजह से संचालित होते हैं। जिन साधनों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वे सभी हमें विज्ञान के वरदान के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरह आप लिख लीजिएगा, है ना। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा, यह अभिशाप के रूप में, यानी जित विज्ञान हमारे लिए जितना लाभकारी है उतना हानिकारक भी है। विज्ञान का एक पक्ष वरदान है तो एक पक्ष अभिशाप भी है। विज्ञान का ऐसा साधन है जिसमें असीम शक्ति प्राप्त कर सकती है। मनुष्य जिस तरह से चाहता है उस तरह से इसका प्रयोग कर सकता है। सभी को पता है कि विज्ञान में देवीय शक्ति के साथ साथ असुरी शक्ति भी है। विज्ञान हमारे जिंदगी में चार चांद भी लगा सकता है और विज्ञान जो है हमारे जिंदगी को तबाह भी कर सकता है ना बच्चों। तो इस तरह से आप सभी क्या कीजिएगा, आराम से सारे पॉइंट को बारीकी से सुंदर से शब्दों में और सजा कर लिखिएगा। अंत में एक पॉइंट डाल दीजिएगा, उपसंहार। जहां पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है वहीं पर अभिशाप भी साबित होता है। यह बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक तलवार की तरह होता है जिससे मनुष्य की रक्षा भी की जा सकती है और अपने आप को हानि भी पहुंचाई जा सकती है। इसमें तलवार का दोष नहीं होता है, मनुष्य का होता है। विज्ञान एक ऐसा साधन है जिसने विकास के मार्ग को खोल दिया है, जिससे मनुष्य विश्व की बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब मनुष्य में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास हो, मानव कल्याण की सात्विक भावना जागे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे मेरा राज्य झारखंड। तो एग्जाम में आप लोगों को दो में से कोई एक चीजें लिखना है। आप मेरा राज्य झारखंड का पर एक ट्रिक से वीडियो हम पहले बनाए हैं। आप जाकर हिंदी के क्रेश कोर्स में जाइएगा, प्ले लिस्ट में वहां पे आपको मेरा राज्य झारखंड का वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो देखिए, परिचय में लिखिएगा पहले, फिर इतिहास देके लिखिएगा, है ना। इसके बाद फिर से पॉइंट बनाइएगा, सीमा का, निवासी का बनाइएगा, साधन का बनाइएगा, आराम से लिखिएगा, ठीक है। उपसंहार का लिखिएगा। अब प्यारे बच्चों, अब आपके एग्जाम में किसी एक का भाव स्पष्ट करें। आपको दो वहां पे पोइम मिलेगा, दो आपको पोइम दे देगा, आप इसका अर्थ लिखने के लिए कहेगा। तो देखिए कैसे लिखिएगा। पहला जो है, बीएससी लकुन बोले मृदुबानी, यहु मुनिसी महाभट मानी, पुनी पुनी मोही देखावे कुठारू, चहत उड़ावन पुकी पहाड़ू। प्यारे बच्चों, यह जो प्रसंग है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गए हैं। इसके जो रचिता है वह तुलसीदास है। तो कैसे लिखेंगे, पहले प्रसंग लिख के डैश कीजिएगा और लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है, ठीक है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी द्वारा परशुराम जी के बोले हुए अपशब्दों का प्रति उत्तर दिया गया है। अब भाव में लिखेंगे, भाव यह है कि लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में परशुराम पर व्यंग्य कसते हुए कहते हैं कि हे मुनि, आप अपने अभिमान के वश में हैं। मैं इस संसार का श्रेष्ठ योद्धा हूं। आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। आपको देखकर तो ऐसा लगता है मानो फूंक से पहाड़ उड़ाने का प्रयास कर रहे हो। अर्थात जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। तो ये इसका अर्थ हुआ और इस प्रकार इनके अर्थ को लिखिएगा। अब अगला है, वश है आना विभव, मान है ना शर्माया, जितनी ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता की शरण भी केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। लिखेंगे, प्रसंग लिख के डैश करेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि गिरजा कुंवर माथुर की कविता छाया मत छूना से लिया गया है। कवि यहाँ जीवन के कठोर सत्यों का सामना करने को कह रहा है। फिर व्याख्या लिखेंगे, कवि कहता है
यश, धन, वैभव या पूंजी, ये सभी मनुष्य को भ्रमित करने वाले हैं। इनके पीछे मनुष्य जितना भागता है उतना ही अधिक भ्रम में पड़ जाता है। संसार में प्रभुता या बड़प्पन पाने की लालसा केवल एक धोखा है, यह कभी पूरी नहीं होती। यहाँ हर चांदनी के पीछे एक काली रात छिपी है, अर्थात हर सुख के साथ एक दुख जुड़ा हुआ है। इसलिए यश, वैभव, प्रभुता और सुख के पीछे भागना छोड़कर जीवन के कठोर सत्यों का सामना कर अयार्थ को स्वीकार और सिरोधार्य करके जीवन बिता। कल्पनाओं में जीते रहने और श्रम के पीछे दौड़ने से तेरे दुख और दूने हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने हिंदी मॉडल सेट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को ठीक से कंप्लीट कर लिए। अब अगर किन्हीं बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो हमसे संपर्क करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं अगले मॉडल सेट के सॉल्यूशन में, तब तक बाय।